हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। यहां आज आपकी जो बुक सेकंड चल रही थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसी क्रम में जो है यहाँ पर अध्याय नंबर 4 है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पढ़ेंगे हम। तो आज इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में 7 बजे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है, यानी 71% हमारा जो भाग है उस पर जल है और 29% भाग पर लगभग जो है हमारे महाद्वीप विद्यमान है। तो इस वजह से हमारा जो पृथ्वी है ऊपर आकाश से देखने पर नीली दिखाई देती है, तो इस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो आज जो आप नीला ग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न महाद्वीप देख रहे हैं आपके यहाँ, इन 7 महाद्वीप हैं अभी तो लेकिन जो ये महाद्वीप हैं ये आज जो है जैसे देख रहे हैं वो पहले वैसे नहीं थे। यानी जो आज आप महाद्वीप देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप देख रहे हैं, एशिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पहले एक जैसे नहीं थे और अभी आप इनका ये स्वरूप देख रहे हैं। आने वाले समय में ये भी चेंज हो जाएगा। यानी ये चेंज क्यों हो जाएगा, आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ जो प्लेटें हैं, यानी हमारी धरती पर जो प्लेटें हैं उनका संचलन लगातार हो रहा है। आपने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे, यानी जब हमने बुक स्टार्ट की थी तब हमने बताया भी था, यानी इससे पहले वाली बुक में भी, कि जो हमारी प्लेटें हैं वो निरंतर गतिमान हैं। यानी धरती के धरातल पर मौजूद जो प्लेटें हैं वो निरंतर गतिमान हैं। यानी जो संरचनाएं आज आपको विद्यमान दिख रही हैं, आज मौजूदा तौर पर दिख रही हैं, हो सकता है आने वाले 1000, 2000 या 1 लाख साल बाद वो संरचनाएं चेंज हो जाएं। यानी मानते हैं जैसे हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, आपको पता होगा हिमालय का निर्माण हुआ, तो हमारा जो उपमहाद्वीप वाला भाग था, वो महाद्वीप वाला भाग जो था वो कहीं दूसरी जगह से आया और दूसरी जगह से आने के बाद ये यानी कि जो आपकी ऊपर वाली प्लेट में आके टकराया, तब जो है बीच वाला जो पोर्शन बुलंद बढ़ने से अभी हिमालय का निर्माण हो गया। ये बात जानते हैं आप। तो हो सकता है आगे चलकर हिमालय की स्थिति कुछ और हो जाए। तो जो स्थितियां आज यानी जो स्थलाकृतियां आज आप देख रहे हैं अपने आसपास मौजूद हैं, वो ऐसी ही रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, पहले पॉइंट में सबसे पहली बात यही कही गई है कि पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है, महाद्वीप है, और बाद बाकी यानी 71% पे क्या है, आपके महासागर फैले हुए हैं। और वही बात बताई गई है भाई, महाद्वीपों और महासागरों की जो स्थिति आज आपको मैप में दिखाई देती है ये हमेशा से ऐसी नहीं रही है और आने वाले समय में भी ये महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज की जैसी नहीं रहेगी। यानी आने वाले समय में भी जैसे आप देख पा रहे हैं महाद्वीप वो वैसे नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ महाद्वीप जो हैं उनका आपस में मिलकर एक बड़ा महाद्वीप बन जाए, कुछ महाद्वीपों का विघटन हो जाए, यानी बहुत सी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। यानी ये जरूरी नहीं है एक आध साल में हो, हजारों सालों का प्रक्रम है, तो हजारों सालों में ये घटनाएं घटित होंगी। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं महाद्वीपीय प्रभाव, यानी अब अगली हेडिंग है आपकी महाद्वीपीय प्रभाव यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए, महाद्वीपीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता हुए थे, जो मानचित्रवेत्ता माने जाते हैं, मानचित्रवेत्ता हैं ये, इनका नाम है अब्राहम ऑर्टेलियस। तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस महाद्वीपीय प्रभाव की जो है बात कही थी। यानी इन्होंने ये कहा था कि अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है दोनों ओर की, दोनों किनारों की, यानी कि चाहे वो दक्षिण उत्तरी अमेरिका की हो, चाहे वो यूरोप और अफ्रीका की हो, तो ये दोनों किनारे आपस में इनकी तटरेखा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देखने पर कि ये कभी सदियों पहले एक यानी कि मिले हुए हिस्से थे। यानी कि जो अभी मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, यानी कि मैप अगर यहाँ पर है तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि बात हो रही है आपकी ये वाले हिस्से की, यानी कि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका है ये, ठीक है, ये साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये यूरोप वाला है और ये अफ्रीका वाला है। आप इतना तो पता ही होगा सबको। तो ये इन्होंने बताया कि भाई इनकी स्थितियां, स्थलाकृतियां देखने से पता चलता है कि ये जो हिस्सा है ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, यहाँ वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था, और ये हिस्सा जो था वो यहाँ वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था। यानी कि ऐसे देखने में ऐसा लगता है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की सबसे पहले जो है अपनी संभावना व्यक्त की। उसके बाद तमाम जो है यहाँ पर जो आपके जो है ज्योग्राफी के जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो पहला सिद्धांत जो था इन्हीं का था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि सन 1556 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में
समानता के आधार पर, कि दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समानता के आधार पर दक्षिण और उत्तर अमेरिका, दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। ये पूरा लिख लेना आप, पहला पॉइंट। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इन्होंने ये सबसे पहले संभावना इन्होंने व्यक्त की, किसने? डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने। इसके बाद इनके द्वारा जो बनाया हुआ मानचित्र था, इसमें एक व्यक्ति आए एंटोनियो पेलेग्रीनी, इन्होंने इसमें संशोधन किया। इन्होंने क्या किया कि भाई ये तीनों मानचित्र हैं, इन्होंने तीनों ने मानचित्र को इन्होंने एक ही महाद्वीप का हिस्सा दिखा दिया, यानी इन्होंने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखा दिया। तो यहां पर ये नोट कर लेना, पहले का सब पॉइंट है, एंटोनियो पेलेग्रीनी ने एक मानचित्र बनाया और जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने के बाद एक यहाँ पर एक मौसमविद है, जर्मन मौसमविद, इनका नाम यहाँ पे काफी चर्चा रहा है क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो सिद्धांत आज भी प्रामाणिक माना जाता है। ये थे जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, सन 1912 में प्रस्तावित किया। ठीक है, तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट में नोट कर लेना। अब देखिए इस सिद्धांत की जो आधारभूत संकल्पना ये थी कि सभी महाद्वीप जो थे वो एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, यानी कि पहले के टाइम में जो हमारी धरती आज आप देख रहे हैं, जहां जहां जो महाद्वीप देख रहे हैं, वो सभी महाद्वीप कहीं एक जगह जुड़े हुए थे, यानी एक जगह जुड़े हुए थे और वो महाद्वीप वाला पोर्शन था चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ और तो ऐसे करके इन्होंने ये व्याख्या की। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि इस सिद्धांत के आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, इसी में सब पॉइंट, और जुड़े हुए थे और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर पूरा एक ही महाद्वीप था और पूरा महाद्वीप जो था वो किससे? एक बहुत बड़े सागर से घिरा हुआ था। यह आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए इन्होंने जो बड़ा वाला महाद्वीप वाला पोर्शन है, जो पूरा इकट्ठा वाला महाद्वीप वाला पोर्शन है, इसे पेंजिया नाम दिया, यानी उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। यानी पेंजिया का क्या अर्थ है? संपूर्ण पृथ्वी। और जो पेंजिया वाला पोर्शन एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, उसे इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। तो यहां पर थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना कि विशाल महासागर को इन्होंने पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ था जल ही जल है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर फिर इन्होंने एक तर्क ये दिया कि भाई 20 करोड़ साल पहले, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो है यहाँ पर जो आपका विशाल पेंजिया महाद्वीप है, इसका विभाजन हो गया। पेंजिया यहाँ पर दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों में, एक यानी लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया। यानी कि लॉरेंसिया वाला पोर्शन जो था उत्तरी पोर्शन था और गोंडवाना लैंड वाला पोर्शन जो था वो दक्षिणी भूखंड था। तो यहाँ पर इसमें आप चौथा सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इसमें चौथा सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में, यानी कि लॉरेसिया जो था उत्तरी भूखंड था, यानी इसके आगे चाहे ब्रैकेट में लिख देना, चाहे ऐसे पीछे करके लिख लेना, यानी इसके आगे लिख देंगे लॉरेसिया जो था उत्तरी भूखंड का हिस्सा था और गोंडवाना लैंड दक्षिणी का हिस्सा था, इसके रूप में विभक्त हुआ। ये लिख देना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो लॉरेसिया है, लॉरेसिया को अंगारा लैंड और कहा जाता है। लॉरेसिया महाद्वीप को जो है आप कहेंगे किताबों में लिखा देखेंगे, इसे अंगारा लैंड और बोला जाता है। तो आप यहां ऑब्लिक करके भी आप लिख लेना लॉरेसिया अथवा अंगारा लैंड, इसे अंगारा लैंड और बोला जाता है। तो यहां पर आप लिख लेना। अब देखिए इसके बाद मैं बताऊंगा इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो लॉरेसिया और अंगारा, लॉरेसिया या फिर गोंडवाना लैंड थे, या फिर लॉरेसिया अथवा अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड और थे, तो ये भी छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। तो यहाँ पे पांचवा सब पॉइंट लिख लेना। इसके बाद लॉरेसिया अथवा अंगारा लैंड से, यहाँ पर देखिए लॉरेसिया अंगारा लैंड से क्या निकला, लॉरेसिया और अंगारा लैंड से क्या क्या निकला वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें निकला उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका इससे निकला, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, नॉर्थ अमेरिका निकला। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनलैंड निकला, यानी ग्रीनलैंड निकला इसी से, आपके जो ऊपर वाला पोर्शन था इससे ग्रीनलैंड निकला। एशिया निकला, इससे एशिया निकला। इसके अलावा यहाँ पर यूरोप निकला। तो ये सब निकले किससे? ये आपके ऊपर वाले पोर्शन से, यानी कि अंगारा लैंड वाले पोर्शन से या फिर लॉरेसिया वाले पोर्शन से। तो यहां पर आपने पांचवा सब पॉइंट लिख लिया होगा कि इसके बाद लॉरेसिया अथवा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ। जबकि जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था, गोंडवाना लैंड से क्या क्या बने वो भी देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड वाले से बने साउथ अमेरिका, SA लिख दे रहा हूं, साउथ अमेरिका करके लिख दे रहा हूं यहां पर, साउथ अमेरिका। ठीक है, आप समझ गए होंगे साउथ अमेरिका। मेडागास्कर,
एक द्वीप है मेडागास्कर, आप जानते होंगे मेडागास्कर के बारे में, तो मेडागास्कर निकला। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे वाला भारत है, वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो यानी कि अब आपके सामने स्थिति क्लियर है कि हमारा लॉरेशिया वाला पोर्शन था, उससे लॉरेशिया जब छोटे छोटे भागों में विभक्त हुआ तो वहां पर आपका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप का निर्माण हुआ। और वहीं जब गोंडवाना लैंड छोटे छोटे भागों में विभक्त हुआ तो इससे साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो ये आपके सामने स्थिति क्लियर है। आई होप आपने नोट डाउन कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगली स्थिति आपने ये देखी थी कि जो पहले क्या था, एक बड़ा सा पिंड था जिसके चारों ओर एक बड़ा सा सागर विद्यमान था, उसका क्या हुआ, यानी पैंथालासा का क्या हुआ। जो पैंथालासा है बहुत बड़ा सागर है, उसका क्या हुआ वो भी तो देखना जरूरी है। तो 6वें पॉइंट में देखिए मैं एक्स्ट्रा ये आपकी स्टैंडर्ड बुक से मैं निकाल के लिखवा रहा हूँ ये वाले पॉइंट। तो महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन की वजह से क्या हुआ, पैंथालासा का संकुचन हुआ। यानी पैंथालासा जो था इतना विशाल पहले महाद्वीप था, जल ही जल था, उसका संकुचन हुआ। तो यहां पर आप लिख लेना कि महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन की वजह से पैंथालासा का संकुचन हुआ। और वर्तमान में जो पैंथालासा का जो अवशिष्ट भाग है, बचा हुआ हिस्सा, अवशिष्ट भाग, इसको ही प्रशांत महासागर का नाम दिया जाता है। यानी इनकी थ्योरी के अनुसार ये था कि वर्तमान में जो पैंथालासा का बचा हुआ भाग है वो वास्तव में अभी जो है प्रशांत महासागर है। इनकी थ्योरी ये कहती है। ठीक है, ये आपने 6वें पॉइंट में नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो देख ली, महासागर जो है आपका महाद्वीपीय प्रभाव में देख लिया, लोगों ने क्या क्या प्रमाण दिए। अब देखिए यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण हैं। यानी पक्ष में प्रमाण क्या है कि भाई कुछ एविडेंस लोगों ने दिए हैं, जो एविडेंस ये साबित करते हैं कि भाई वाकई में ये आज से सदियों पहले ये जो महाद्वीपों के हिस्से हैं कभी जुड़े रहे हैं, ये बात ये साबित करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या एविडेंस है। पहला एविडेंस तो यहाँ पर ये है कि महाद्वीपों में साम्य है, यानी महाद्वीपों में समानता है। कैसे कैसे है, जैसे यहाँ बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं ये कैसी हैं, यानी साम्य दिखाती हैं, मिलती जुलती हैं दोनों। यानी हमें अगर मैप में देखें, अगर हम मैप देखें, हमारे सामने मैप है हमारे सामने कि भाई यहाँ पर दक्षिण अमेरिका वाली और ये यहाँ वाली, इस वाली जो है साउथ अफ्रीका वाली जो तटरेखाएं हैं, अगर इन्हें देखें तो ये हिस्सा यहाँ पे लग जाता है, लगभग चिपक जाता है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इससे साबित होता है कि भाई ये पोर्शन ये कभी जुड़े रहे हैं, नहीं इनमें साम्य है, इनकी तटरेखाओं में एक साम्य दिखाता है ये पोर्शन। तो यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना, इसमें आप नोट कर लेना, इसमें आप यहाँ पे नोट कर लेना पहला पॉइंट कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। अब इसी में सब पॉइंट 1964 में यहाँ पर एक व्यक्ति हुए थे बुलर्ड। तो बुलर्ड ने क्या किया था, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जो अटलांटिक तट हैं, यानी इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता ली और अटलांटिक तटों का जोड़कर एक मानचित्र तैयार किया। यानी कि किसका, दक्षिणी अमेरिका का और अफ्रीका के तटों को जोड़कर एक मानचित्र तैयार किया जो कि बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। ठीक है, और यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, तैयार किया और यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ, लिख लेना पूरा। अब एक तो ये यहाँ पे प्रमाण, पहला प्रमाण तो आपको मिल गया कि भाई इनकी तटरेखाओं में साम्य है। दूसरा प्रमाण यहाँ पर ये है कि जो चट्टाने हैं, यानी कि पार चट्टानों की आयु है, यानी कि जो कार्बन डेटिंग हम करते हैं, कार्बन डेटिंग से किसी प्राचीन वस्तु की आयु ज्ञात करते हैं, उनमें भी समानता है। तो सेकंड हेडिंग आप डालेंगे, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता है। यानी जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग विधि जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी अगर हम यहाँ से व्याख्या करेंगे तो उससे हम पाते हैं कि जो चट्टाने हैं, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका की हों चाहे वो अफ्रीका की हों, तो उन चट्टानों की कार्बन डेटिंग के आधार पर उनमें समानता पाई जाती है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। पहला पॉइंट आपका इसमें यही है कि 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट, यानी 200 वर्ष पहले की एक प्राचीन सेल समूह की पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है और ये आपस में मेल खाती हैं। यानी कि ये दोनों आपस में मेल खाती हैं और दोनों ही ये पट्टियां जो हैं ये जुरैसिक काल की हैं। यानी कि जो आपने जुरैसिक काल देखा था, जुरैसिक काल की जो आपने डेट देखी थी, तो जुरैसिक काल से ये बिलोंग करती हैं। तो आपने यानी 200 करोड़ साल पहले जो आपके यहाँ जुरैसिक काल रहा है, तो जुरैसिक काल के दौरान की ये दोनों पट्टियां हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर ये बात पुष्टि हुई है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होता। तो इसी से सब पॉइंट लिख लेना, इसमें ही सब पॉइंट लिख लेना। इससे यह पता चलता है कि इस समय पहले महासागर की उपस्थिति वहां, इससे ऐसे लिख लेना, इससे यह पता चलता है कि दोनों किनारे आपस में जुड़े रहे होंगे। ये वाली लाइन मत लिख लेना, सिंपल लाइन लिखवा दे रहा हूं। इससे यह पता चलता है कि दोनों किनारे आपस में जुड़े रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने 2 प्रमाण तो देख लिए यहाँ पर, यानी कि महाद्वीपों के जुड़े होने के 2 प्रमाण देख लिए। अब तीसरा प्रमाण है यहाँ पे टेलाइटल।
थर्ड हेडिंग, यहाँ थर्ड सब हेडिंग है टिलाइटल। टिलाइटल क्या होता है? टिलाइटल एक अवसादी चट्टानें होती हैं और ये हिमानी जो है यानी बर्फ है, बर्फ का निक्षेपण होने से ये निर्मित होती हैं। इन चट्टानों को टिलाइटल कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें नोट कर लेना कि टिलाइटल वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आपकी जो गोंडवाना श्रेणी है, गोंडवाना लैंड वाली जो श्रेणी है जिससे आपका भारतीय उपमहाद्वीप का विकास हुआ है, तो वो श्रेणी में मोस्टली टिलाइटल, घने टिलाइटल वाला आवरण पाया जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइटल हैं और ये विस्तृत लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। यानी इसमें लंबे समय तक क्या रहा है? हिमावरण रहा है गोंडवाना लैंड वाली सीरीज पर। और इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इसी क्रम में जो गोंडवाना लैंड के टुकड़े हैं, यानी कि भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी टिलाइटल की अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये टुकड़े जो हैं, ये जो बने हुए हैं, ये गोंडवाना लैंड से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टिलाइटल के बारे में देख लिया आपने। अब अगली स्थिति यहाँ पे बताई गई है प्लेसर निक्षेप, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट होते हैं, प्लेसर निक्षेप होते हैं, तो उनके बारे में बताई गई है। यानी जो निक्षेप हैं इनके बारे में बताई गई है। देखिए प्लेसर निक्षेप, यहाँ पर कुछ घाना के तट पर सोने के बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, सोने के बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन उन निक्षेपों को उद्गमित करने वाली चट्टानें वहाँ पर नहीं है। यानी कि उनको निक्षेप तो पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लेसर निक्षेप जिनका निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिन चट्टानों में वास्तव में उनका निर्माण होना चाहिए, वो उनकी जनक चट्टानें वहाँ पर नहीं है। जनक चट्टानें कहाँ पे हैं? जनक चट्टानें वो मिलती हैं ब्राजील में। यानी कि घाना में केवल और केवल सोना तो मिल रहा है, घाने में सोने के निक्षेप तो मिल रहे हैं, लेकिन सोने युक्त सिराएं जिनसे सोना बन रहा है, ठीक है, यानी प्लेसर निक्षेप की जो प्रक्रिया जिसके तहत सोना बन रहा है, सोना बनाने वाली जो उद्गमित यानी कि जनक प्रक्रिया जो है, जनक प्रक्रिया वाली चट्टानें कहीं और स्थित हैं। तो ये इस बात का सूचक है कि भाई ये जो चीजें हैं ये आपस में जुड़ी रही थी, यानी सदियों पहले जुड़ी रही थी। यानी ब्राजील वाला हिस्सा और घाना वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उद्गमित चट्टानें जो थी उन्होंने सोना वहां से प्लेसर निक्षेप तैयार किया और प्लेसर निक्षेपों को कहाँ पे छोड़ दिया? घाना वाले हिस्से पर छोड़ दिया। जैसे ही दोनों पोर्सन अलग अलग हुए तो जो जनक चट्टानें थी वो ब्राजील में पहुंच गई और जो निक्षेप वाले पोर्सन थे वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए घाना में पहुंच गए। तो ये भी इस बात का सूचक है। तो यहां पर नोट कर लेना इसमें पहला पॉइंट कि घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति है। उद्गम का मतलब होता है जहां से पैदा हो रहा है, ये सोने के निक्षेप यहां से निकल रहे हैं। इसी में सब पॉइंट देखिए, सोना युक्त सिराएं जो हैं, यानी जिससे गोल्ड बीरिंग बीन्स जिसे बोलते हैं, वो ब्राजील में पाई जाती हैं। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। यानी इसमें लिख लेना, यानी कि सोनायुक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, इसी में लिख लेना। इस प्रकार अतीत में जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि इस प्रकार ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई अतीत में ये लोग, ये जो स्थलाकृतियां आदि आपस में जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, उनका भी वितरण, उस वितरण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भाई जो वितरण है, तो उस वितरण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो हैं ये जुड़े हुए पोर्शन थे। जैसे हम एक एग्जांपल आपने को देते आए हैं अक्सर कि जो आपके गुजरात का गिरी वाला पोर्शन है, पूरे भारत में केवल वहीं पर शेर पाए जाते हैं, भारत के किसी और स्थान में शेर नहीं पाए जाते हैं। आप पूरा अगर देखेंगे उठाकर, वन विभाग का पूरा सर्वे पढ़ेंगे या फिर और भी सर्वे देखेंगे, तो पूरा शेर जो है केवल महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, आपका जो गुजरात का गिरी पोर्शन है वहां पर ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? गुजरात का गिरी पोर्शन जो है अफ्रीका से अलग हुआ है, और अफ्रीका में जिस जगह शेर पाए जाते हैं ठीक उसी पोर्शन, जो पोर्शन हमारा गुजरात वाला उससे अलग लगा हुआ था, ठीक उसी भाग में जो है कुछ शेर वहां पर आकर, या उनके बच्चे छूट गए होंगे उस समय, और वो वहां पर बने रह गए, उन्हें प्रजनन करते करते अपनी प्रजातियां आगे बढ़ाते रह गए। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि हमारे जो गुजरात है, गुजरात के गिरी वाले प्रदेश में केवल शेर पाए जाते हैं, और भारत में कहीं अन्य स्थान पर शेर नहीं पाए जाते हैं। ये एक उदाहरण आपके सामने है और आप पढ़ते आ रहे हैं इस उदाहरण का। अब कुछ और जंतुओं के नाम, जीव जंतुओं के नाम वो इसमें बताए गए हैं। जैसे लेमूर के बारे में बताया गया है कि लेमूर की प्रजातियां भी अगर देखनी जाए तो लेमूर की प्रजातियां आपको भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। तो इन तीनों खंडों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने इसे लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है कि भाई लेमूर वाली उपस्थिति है, उसको मिलाते हुए इन वैज्ञानिकों से लेमूरिया की उपस्थिति को माना है कि भाई ये स्थलखंड जुड़े हुए थे। तो यहां पर आप पहला पॉइंट है नोट कर लेना इसमें कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। यानी कि ये कभी एक सतत, यानी ये तीनों स्थलखंड जो थे आपके, यानी कि आपका भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका जुड़ा हुआ पोर्शन था। तो यहाँ पर जुड़े हुए पोर्शन से जब अलग हुआ, पूरा लेमूरिया खंड था पूरा ये, तो जब अलग हुआ तो यहाँ पे लेमूर प्रजाति के कुछ जो जीव थे वो इस पर छूट गए अलग अलग खंडों पर, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपका जो मेसोसारस नाम का छोटा सा रेंगने वाला जीव है, ये केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। यानी केवल जो उथला खारा पानी होता है, यानी कम गहरा खारा पानी होता है, ये इसी में रह सकते हैं। इनकी अस्थियां आपको केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर सेल समूह में ही मिलती हैं। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि भाई ये कभी ना कभी आदिकाल में ये संरचनाएं आपस में जुड़ी रही हैं। इस वजह से ये जीव भी जो है वहां पर आज भी विद्यमान है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं, ये कुछ प्रमाण बताए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि भाई कि किन किन प्रमाणों के आधार पर कह सकते हैं कि आप भाई ये भूखंड आप जो अतीत में जुड़े हुए थे। तो आप 5 प्रमाण काफ़ी हैं। वैसे तो और किताबें जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे तो 7-7, 8-8, 9-9 प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन हमारे 5 स्टैंडर्ड प्रमाण यही काफ़ी हैं। अगर अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाए तो यही काफ़ी हैं, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर अगली हेडिंग आती है प्रवाह संबंधी बल, यानी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी कि कैसे जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीपों में संचलन किस प्रकार से हुआ। तो सबने अपनी अपनी तरह से व्याख्या करने की कोशिश की है। वेगनर ने यहाँ पर प्रवाह संबंधी बल में कुछ 2 बलों की व्याख्या की है। इन्होंने एक तो पोलर बल लिया है और एक ज्वारी बल लिया है। यानी इन्होंने अपनी व्याख्या में एंड में ये कहा है कि जो धरातल पर मौजूद जो महाद्वीपीय खंड था उसका संचलन पोलर बल और ज्वारी बल से हुआ, जबकि कुछ आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। उनका मानना यह था कि ये पोलर जो बल है या फिर ज्वारी बल ये इतना शक्तिशाली नहीं हो सकते किसी महाद्वीप के टुकड़े को एक दूसरे से दूर धकेल दें, ये इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पर लोगों ने ये अवधारणा जो थी वेगनर वाली, इसको तो माना है कि भाई ये पहले समय में यही 2 हिस्से थे, पेंजिया, ठीक है, और वाला पोर्शन ही था। बाद में ये आपका जो लॉरेशिया और गोंडवानालैंड में विभक्त हो गया, लेकिन इसके विभक्तिकरण के पीछे जो बल लगे उन बलों में वेगनर वाली अवधारणा को नहीं माना जाता है। यानी वेगनर का सिद्धांत, आधा सिद्धांत तो आज की डेट में लिया जाता है, लेकिन बाद बाकी सिद्धांत जो दूर हुआ, यानी कि जो आप धरातल आज दूर हुआ, उसमें वेगनर का जो इन्होंने बल वाला सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत को नहीं लिखा जाता है। उसमें प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत लिया जाता है। यानी कि अगर हम वर्तमान समय में कह सकते हैं तो वर्तमान समय में हमने ये किया है कि यहाँ पर वेगनर का तो जो प्लेट, यानी वेगनर का तो जो भूखंड वाला भूसेल वाला सिद्धांत था जिसके तहत लॉरेशिया गोंडवानालैंड बने, तो उसे हमने उठा लिया और बाद में उसकी व्याख्या जो हमने की है वर्तमान में अन्य बलों की सहायता से उसकी व्याख्या की है। उसमें हमने व्याख्या करने में फिर प्लेट विवर्तनिकी का सहारा लिया है और ऐसे करके वो सटीक अनुमान फिर निकलता है। तो मैंने वर्तमान स्थिति भी बता दी। वर्तमान स्थिति क्या है, यानी आप लोग कहीं ये पढ़ के ये ना कहेंगे सर ने हमें गलत नहीं लिखवा दिया। वो आधा सिद्धांत वेगनर का लिया जाता है और आधा प्लेट विवर्तनिकी का लिया जाता है, और दोनों को मिलाकर आज व्याख्या की जाती है किताबों में। अगर आप किताबों को पढ़ेंगे, उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वेगनर वाली अवधारणा है उसको जान लेते हैं। वेगनर ने क्या कहा कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। पहला कारण क्या था, यहाँ पे पहली हेडिंग पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल। अब देखिए ये होता क्या है, ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये उसके संबंधित है। आप सभी को पता होगा पृथ्वी की आकृति गोले जैसी नहीं है, ये अपने यानी कि ये कैसी है, ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, और इसी उभार की वजह से क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी कि जो पोलर या ध्रुवीय बल बोला जाता है, इसी वजह से क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लेना, इसमें पहला सब पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना इसी में ही कि पृथ्वी, यह बल जो है पृथ्वी के घूर्णन संबंधित है और पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह पृथ्वी, यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन का कारण है। दूसरा बल इन्होंने बताया फिर ज्वारी बल तो आप जानते होंगे, टाइडल फोर्स तो आप जानते होंगे, जो कि चंद्रमा की उपस्थिति में लगता है। तो यहाँ पर बताया इन्होंने, लिख लेना, दूसरा बल जो वेगनर मौजूद, यह ज्वारी बल है जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिससे महासागरों में क्या हुए, ज्वार पैदा होते होंगे। तो इन्होंने ये माना कि भाई ये 2 बल लगे होंगे बहुत स्पीड से, तब ये पृथ्वी के टुकड़े अलग अलग हो गए। लेकिन वास्तव में आजकल के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात पर निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों बल जो हैं इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि किसी विशाल भूखंड को अलग अलग कर सकें। तो यहाँ पर इसी में आप लिख लेना, ठीक है, इसी में लिख लेना अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। इसी में सेकंड सब पॉइंट में ही लिख लेना सेकंड का। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वदा अपर्याप्त समझते हैं। पर्याप्त समझने का मतलब यही है, वैज्ञानिकों का मानना यही है कि ज्वारीय बल और जो पोलर फ्लीइंग बल है ये इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते कि किसी भूखंड को धकेल सकें। तो बाद बाकी कौन कौन सिद्धांत सुझाए गए इसके बिहाफ पर वो हम देखेंगे। यानी यहाँ पर तो इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, ये वाला आप ऊपर पढ़ चुके हैं,
जो वेगनर का सिद्धांत है। अब यहाँ पर उसके बिहाफ पर सबने अपने अपने क्या सिद्धांत दिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो इन्होंने दे दिया, अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सही करने में या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या बाद में पूरी करने में और भी लोगों ने योगदान दिया है, तो उन लोगों का योगदान यहाँ 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहला तो एक सिद्धांत इसमें आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करने में, संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेंशनल करंट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। अब देखिए ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं 1930 में आर्थर होम्स। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव के संभावना को व्यक्त किया। यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिख लेना। इनका मानना ये था जो मेंटल वाला पोर्शन है पृथ्वी का, मेंटल वाला ऊपर वाला एस्थेनोस्फीयर वाला वो पोर्शन है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और मेंटल वाले भाग में तमाम रेडियो एक्टिव घटक जो है, रेडियो एक्टिव तत्व जो उनकी उत्पत्ति हुई होगी, उनसे ताप क्रिएट हुआ होगा और इस प्रकार मेंटल वाले पोर्शन में जो प्लेटें रखी हुई थी वो विस्थापित होने लगी। इनका मानना ये था। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना है, इसमें पूरी व्याख्या में लिखवा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर तो नहीं लिखी गई है, मैं पूरा लिखवा दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से ही लिखवा दे रहा हूँ कि ये धाराएं क्या थी, रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न, यानी कि ये धाराएं जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी शांति मैम की जो वीडियो है साइंस वाले वो आप पढ़ लेना 9th 10th वाले, वहाँ समझ में आ जाएगा तत्व जो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कुछ होते हैं वो, तो वहाँ आपको पूरा समझा देंगे। यहाँ पे हम पूरा अलग से नहीं बता पाऊंगा, रेडियो एक्टिव तत्व आप पूछेंगे ये तत्व कैसे होते हैं, साइंस में आप उठा के देखेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये धाराएं क्या थी, रेडियो एक्टिव तत्व जो है इनसे उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं धाराएं, ये वाली, ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेना और इसी में आगे लिख लेना। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का मतलब जानते होंगे आप, हमारा जो ऊपर का स्थल मंडल है जिसमें हमारा ऊपर का जो है क्रस्ट और मेंटल दोनों का पोर्शन ऊपर वाला आ जाता है, उसे वो मिलाकर हमने क्या बना दिया है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल मान लिया है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ से निकलकर ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती हैं और इसको दो भागों में ये बट जाती हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये धाराएं क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती हैं तथा ताप नहीं लिखना है, तथा दो भागों में ये बट जाती हैं। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट आप लिख लेना, सेकंड का सब पॉइंट। देखिए जहां पर ये संवहनी धाराएं टकराती हैं वहां का भाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और कालांतर में यानी कुछ सालों बाद संवहनी धाराएं अपने प्रवाह के कारण जो लिथोस्फीयर है इसको विखंडित कर देती हैं, जिससे महाद्वीपों का विखंडन होता है। ये पूरा आप व्याख्या इसकी लिख लेना। देखिए यहाँ पर पूरा सिद्धांत पूर्ण रूप में विद्यमान, पूर्ण रूप से लिखा नहीं है, तो मैंने ये पूर्ण रूप से सिद्धांत आपको लिखवा दिया है, स्टैंडर्ड बुक का सहारा लेकर पूरा सिद्धांत आपको लिखवा दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इन्होंने तो केवल यही व्याख्या की रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से मेंटल में कुछ भाग में ताप उत्पन्न होता है, उससे होता है, लेकिन मैं पूरा सिद्धांत आपको बता दिया ये। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये जो सिद्धांत था ये भी पूरी व्याख्या सही नहीं कर पाया, ये भी संवहनी धारा वाला सिद्धांत था, ये भी पूरी व्याख्या सही नहीं कर पाया। इसके बाद एक अगला सिद्धांत आया। देखिए अगला सिद्धांत देने से पहले यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है वो मैं पहले आपको इनको बता देता हूँ। एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पर ये किया है कि यहाँ पर इन्होंने वहाँ पर एक बात आई है कटक करके, कटक महासागरी कटक के बारे में एक लाइन आई है। तो महासागरी कटक होता क्या है वास्तव में वो पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, महासागरी कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला होती है। यानी महासागरी कटक क्या है, जैसे हम मान सकते हैं रीढ़ की हड्डी जैसी हमारी होती है, उसमें छोटे छोटे हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो कटक का मतलब ये है कि बहुत सारी पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कि हमारे महासागरों में भी ऐसा नहीं है कि महासागर एकदम समतल है, महासागरों की तली समतल है, तली समतल नहीं है, वहां पर भी बहुत सारी पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वो यहाँ पर व्याख्या समझाई गई है कि भाई महासागरों में भी किस प्रकार से पहाड़ियां विद्यमान है, महासागरों में भी किस प्रकार से संरचनाएं विद्यमान है। देखिए ये जो पोर्शन है ये मैं सबसे लास्ट में कवर करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। अभी करवाने से जो मेरी यहाँ पर जो लय है, लय टूट जाएगी। लय टूटने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रवाह संबंधी बल, और प्रवाह संबंधी बल हमने वेगनर का देख लिया, वेगनर ने सुझाया वो अमान्य कर दिया। उसके बाद संबंध धारा सिद्धांत आया। अब दूसरा सिद्धांत यहाँ पे कौन सा आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर आया, ये वाला सिद्धांत था, यहाँ पर आप लिख लेना। सेकंड सिद्धांत यहाँ पर ये है सागरीय अधिस्थल का विस्तार। अगला सिद्धांत लिख लेना, सागरीय अधिस्थल का विस्तार। देखिए सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाले व्यक्ति थे ये हैरी हेस थे, लिख लेना हैरी हेस, यहाँ पे लिख लेना। ये सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, हैरी हेस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया। अब देखिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले हैरी हेस ने यहाँ पर
कुछ तथ्य थे जो वैगनर के द्वारा सुझाए हुए तथ्य थे, आपके जो आर्थर होम्स के द्वारा सुझाए हुए तथ्य, इन सब पर अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, और विस्तृत अध्ययन करने के बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि पूरे सिद्धांत का उन्होंने पहले जो सपने तथ्य अपने दिए थे, वैगनर ने दिए थे, आर्थर होम्स ने दिए, तमाम और वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने सबकी व्याख्या देखी और उस व्याख्या के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला और ये सागरीय अधिस्थल का विस्तार वाला सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा यहाँ पर कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व का मतलब पहले, हैरी हेस ने निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण किया। अब यहाँ पे जो जो तथ्य दिए गए हैं विश्लेषण करने वाले, उन तथ्यों को हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपको ये तथ्य जो है एडिटेज ही लिखने पड़ेंगे। यानी कि देखिए कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की कि सर बहुत सारी चीज़ें आप एडिटेज लिखवाते हैं। एडिटेज इसलिए लिखवाते हैं, सिद्धांत कोई होता है, सिद्धांत का मतलब ही यही होता है कि पूरी जानकारी आपको मिले। सिद्धांतों में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत स्टैंडर्ड बुक में भी वही होगा, एनसीईआरटी में भी वही होगा, हर जगह वही मिलेगा। किसी कोचिंग के नोट्स उठाएंगे वो वही सिद्धांत सेम वही होगा। ऐसा नहीं है कि भाषा उसकी चेंज हो जाएगी, भाषा चेंज नहीं हो सकती उसकी, यानी जो फैक्ट है वही फैक्ट रहेंगे। तो इसलिए पूरा वो लिखवाना होता है और पूरा आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा कि सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व हेस ने निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण किया। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए तथ्य जो है इनका विश्लेषण किया। ठीक है, तो यहां पर इसमें 1 बाय 1 करके पहला तथ्य क्या आता है, पहला तथ्य आपका पहला सब पॉइंट आप यहां पे नोट कर लेना। पहला तथ्य इन्होंने दिया कि जो मध्य महासागरीय कटक हैं इनके साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार जो है वो सामान्य क्रिया है। ठीक है, यानी कि मध्य महासागरीय कटकों में क्या है कि हमारे जो आपने कल पढ़ा था, कल वाले चैप्टर में, कि जो महासागरों में भी ज्वालामुखियों के उद्गार होते हैं, महासागरीय कटकों में ज्वालामुखियों के उद्गार होते हैं। तो इन्होंने भी ये माना कि भाई जो मध्य महासागरीय कटक हैं इनके साथ साथ ज्वालामुखी उद्गारों की जो प्रक्रिया है वो सामान्य क्रिया है। इससे क्या होता है, सामान्य क्रिया है जिससे क्या होता है अत्यधिक मात्रा में जो है, यानी जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्पटी का निर्माण होता है। यानी कि समुद्रों के भीतर, महासागरों के भीतर क्या होता है, जैसे जैसे ज्वालामुखियों के उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा बाहर निकलता है, उससे क्या होता है वहां पर भूपर्पटी का निर्माण होता है। ये देखिए आगे मैं पूरा बता के लिखवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से आप लिख लेना। ठीक है, ये मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है और भूपर्पटी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट इन्होंने एक सेकंड कारण यहाँ पे इन्होंने देखा, इसका विश्लेषण किया। इन्होंने पाया यहाँ पर कि महासागरीय कटक के जो मध्य भाग हैं, तो मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों की निर्माण के समय में, उनकी संरचना में, उनके संगठन में और उनकी चुंबकीय गुण हैं उनमें समानता पाई जाती है। इन्होंने दूसरी बात का विश्लेषण ये किया, जो महासागरीय कटक है, महासागरों के बीच में संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उन संरचनाओं की अगल बगल की संरचनाएं जो हैं, दोनों तरफ की संरचनाएं जो हैं, उनकी चट्टानों के निर्माण का समय एक ही समय है। कार्बन डेटिंग के आधार पर संगठन भी उनका एक जैसा है, यानी कि जिस तत्व से बने हैं वो तत्व समान है दोनों तरफ की संरचनाओं में। चुंबकीय गुणों में भी समानता पाई जाती है। ठीक है, ये दूसरी बात का इन्होंने विश्लेषण किया। ठीक है, तीसरा सब पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। तीसरी बात का विश्लेषण क्या किया इन्होंने, तीसरी बात का विश्लेषण इन्होंने ये किया यहाँ पर कि कटकों के जो समीप है, यानी महासागरीय कटक है, महासागरीय कटक जो है इनके समीप की चट्टानें जो हैं वो क्या है, वो नवीनतम है। यहाँ पे आप लिख लेना कि कटकों के समीप की जो चट्टानें हैं वो नवीनतम है और कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। नहीं, कटकों के जो शीर्ष यानी कटकों का जो मुख्य भाग है वहां से जो दूर चट्टान है वो बहुत प्राचीनतम है। यानी कि आयु अधिक होने का मतलब क्या है, प्राचीनतम है। समीप वाली चट्टानें नई है। नई क्यों है, नई होंगी इसलिए क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बार बार भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है भूपर्पटी जब बन रही चट्टानें भी नई बन रही होंगी। तो पास वाली चट्टानें तो नई है, लेकिन जो दूर हम जैसे जाते जाएंगे वो चट्टानें काफी प्राचीनतम है, उनकी आयु बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपने लिख लिया हुआ पॉइंट। चौथा सब पॉइंट है यहाँ पर, ये थर्ड सब पॉइंट नहीं, इसे मैंने सेकंड वाले को डिवाइड कर दिया था। तो चौथा सब पॉइंट यहाँ पर ये है, इन्होंने बताया फिर कि महासागरीय परपटी की चट्टानें, जो महासागरीय परपटी है इसकी चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा कैसी हैं, ये बहुत ज़्यादा नई हैं। यानी इन्होंने ये खास बात ये बताई कि जो महासागरों वाली परपटी है, महासागरों का जो अधिस्थल है, इसमें निर्मित चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपों पर बनने वाली चट्टानों की अपेक्षा काफ़ी नई हैं और इनका निर्माण कब हुआ है, यानी कि ये 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यानी कि लिख लेना, ये कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यानी महासागरों में पाई जाने वाली चट्टानें जो हैं वो कहीं भी 20 करोड़ साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने बताया, ये मतलब इन्होंने इस बात का एनालिसिस किया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे बात इन्होंने एनालिसिस क्या की, 5वां सब पॉइंट, इन्होंने ये एनालिसिस किया कि जो गहरी खाइयाँ हैं
गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, यानी जो गहरी खाइयां हैं, बहुत ज़्यादा गहरी खाइयां हैं समुद्र में, उनके भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं। जबकि जो मध्य महासागरीय कटक हैं, इनके भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान हैं। यानी इन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जो गहरी खाइयां हैं महासागर में, उनके जो केंद्र हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक हैं, इनमें भूकंप केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। तो इन बातों के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन बातों की परिकल्पना पर इन्होंने इस बात का विश्लेषण करके 5 बातों का 5 मुख्य चीज़ों का तथ्यों का विश्लेषण करके इन्होंने फिर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में ही लिख लेना सब पॉइंट करके, सेकंड का ही सब पॉइंट करके। अब देखिए, ये आपने एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, शायद कुछ बच्चे नहीं जानते हो यहाँ पर, या जानते हो तो अच्छी बात है। जब हम कहते नहीं है कि निम्नलिखित, कि भाई ये निम्नलिखित बातें हैं, तो निम्नलिखित का मतलब होता है कि उसके नीचे की लिखी हुई बातें। ठीक है, आपने अगर ये हेडिंग सेकंड पॉइंट पे यहाँ डाल दिया कि उन्होंने निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया, तो निम्नलिखित का मतलब हो गया कि ये लिखी हुई बातें, इनका विश्लेषण किया। अब हम यहाँ पर लाइन क्या यूज करेंगे, उपरोक्त। उपरोक्त का मतलब ये आ जाता है कि ऊपर लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, उपरोक्त यानी कि उपरोक्त का मतलब ये है कि ऊपर जो भी हमने सब कुछ बताया है उसके आधार पर। ठीक है, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर जो कुछ बताया उसके आधार पर। देखिए, हिंदी के वर्ड हैं, खास करके अभ्यर्थी क्या होते हैं, नए अभ्यर्थी, इसमें जो गड़बड़ कर जाते हैं। वो कहीं उपरोक्त की जगह निम्नलिखित लगा जाते हैं, निम्नलिखित की जगह उपरोक्त लगा जाते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम है, ये पढ़ते तो आए हैं लेकिन उन्हें बताया नहीं है। ये जो जिम्मेदारी होती है हमारी 9th-10th लेवल पर ही हिंदी के टीचर की होती है। हकीकत बात यही है, हिंदी के टीचर जो है ये हमारी गलतियां सुधारते हैं। लेकिन हो सकता है शायद आपको उस समय आपको ये इतना ध्यान ना रहा हो, आपने उतना ध्यानपूर्वक ना देखा हो, तो आप यहाँ पर उपरोक्त लिखेंगे। अब इसी में सब पॉइंट कि उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर, यानी ऊपर जो लिखे हुए तथ्य इनके विश्लेषण के आधार पर ही हैरी हेस ने सागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी इन तथ्यों, यानी उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हैरी हेस ने सागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऐसे करके ये सागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत निकल के आया। अब इस सिद्धांत में मूल अवधारणाएं क्या क्या थी वो भी इन्होंने बताई हैं। यानी इन बातों का तो इन्होंने अध्ययन किया, अब आगे इन्होंने अपनी मूल अवधारणाएं जो थी इस सिद्धांत की वो बताई हैं, उसमें इन्होंने क्या क्या कहा है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आते हैं। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, हेस के अनुसार इन्होंने ये कहा कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से जो महासागरीय परपटी है इसमें विभेदन हुआ है। यानी कहीं भी जब ज्वालामुखी फटता है तो ऑब्वियस ही बात है, ज्वालामुखी फटने की वजह से वहाँ पे हल्का भूकंप सा झटका लगता है, भूकंप के झटके टाइप लगते हैं, तो वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि भाई जब महासागरीय कटकों में लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ, यानी कि उसमें विभक्त हो गई धमक से या फिर भूकंप की वजह से। और भूकंप आने की वजह से क्या हुआ कि नया लावा जो निकला था वो इन दरारों में भर गया, यानी जो विभक्त वाली दरारें थी वहाँ पर भर गया। और जो दरारों में लावा बढ़ता चला गया, वो लावा भरने की वजह से क्या हुआ, जो प्लेटें थी, प्लेटों को उसने विघटित करना स्टार्ट कर दिया, यानी परपटी को दोनों तरफ धकेल दिया। मान लेते हैं यहाँ पर एक गैप है और इस गैप में आके लावा भर जाए, लावा ऐसे करके भर जाए, तो क्या होगा कि बाद में ये ज़्यादा लावा भरता चला जाएगा तो प्लेटें दूर होती जाएंगी। ठीक है, तो वही बात इन्होंने कही। यानी यहाँ पर आप लिख लेना कि हेस के अनुसार कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से क्या हुआ, महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ। विभेदन का मतलब यही होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो आसपास की जमीन में भूकंप टाइप के झटके लगते हैं। ठीक है, एक ब्लास्ट टाइप होता है, तो उससे क्या होता है, जमीन में दरारें टाइप बन जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने वही बात व्याख्या की है कि भाई उसके बाद जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकला तो लावा जो था ठंडा होकर उन दरारों में भर गया, और दरारों में भरने की वजह से क्या था, लावा जैसे ठंडा होकर जमता गया, ठंडा होकर जमने के बाद उसका आकार बढ़ा, तो आकार बढ़ने की वजह से क्या हुआ, किसने जो दरारों के वाली जो भूखंड था उसके दोनों हिस्सों को धकेलना स्टार्ट कर दिया। और जब धकेलना स्टार्ट कर दिया तो इस वजह से क्या हुआ, महासागरीय अधिस्थल का विस्तार हो रहा है। यानी ऐसे करके महासागरीय अधिस्थल जो है वो उसका विस्तार होता चला गया, यानी महासागर जो थे वो बढ़ते चले गए, इनका मानना ये था। ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख लेना। अब इसी में आगे लिखेंगे सब पॉइंट, थर्ड का सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट है। देखिए, हेस के अनुसार इन्होंने बताया कि यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है, यानी मान लेते हैं ज्वालामुखी परपटी से क्या हो रहा है, नई परपटी का निर्माण भी हो रहा है, तो एक और ये भी पक्की बात है कि दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में, महासागरों के गड्ढे जो हैं इनमें का विनाश भी होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा विस्तार ही होता रहेगा महासागरों का विनाश भी होता है। यानी मान लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा है वो जो है महासागरों में उनका निर्माण कर रहा है, उनका विस्तार कर रहा है, तो एक और जो महासागरों में मौजूद गड्ढे हैं, गर्त हैं, वो महासागरों का विनाश भी कर रहे हैं। तो वो ये दोनों बातें इन्होंने स्पष्ट की सिद्धांत के जरिए। तो ये तो था आपका जो है यहाँ पर
अधिस्थल वाला सिद्धांत, यानी सागरीय अधिस्थल वाला सिद्धांत जो आपने देखा, सागरीय विस्तार वाला सिद्धांत, अधिस्थल का विस्तार वाला सिद्धांत। अधिस्थल का मतलब होता है सागरों की जमीन है, इसका विस्तार वाला सिद्धांत, ये तो आपने देख लिया, हैरियस का सिद्धांत है ये। अब एक जो मॉडर्न सिद्धांत जो है आपका, ये तो सागरों से संबंधित था, अब ये आता है प्लेट विवर्तनिकी वाला थर्ड सिद्धांत। तीसरी हेडिंग डाल लेना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। देखिए ये सिद्धांत जो है, इसे वैगनर वाला सिद्धांत है, ठीक है, वैगनर का जो सेलखंड विस्थापन वाला सिद्धांत है उसके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि वैगनर ने जो बल वाले सिद्धांत की व्याख्या की थी वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रही, यानी इन्होंने वैगनर ने जो पोलर और ध्रुवीय बल, यानी पोलर बल, पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल बताए और ज्वारीय बल बताए, वो व्याख्या संतुष्ट नहीं कर रही थी वैज्ञानिकों को। लेकिन उनका जो भूखंड जो विस्थापन वाला सिद्धांत था वो तो संतुष्ट कर रहा था, लेकिन उसको विस्थापित करने वाली प्रक्रिया जो थी वो संतुष्ट नहीं कर रही थी। उसके लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो होता बिल्कुल सटीक साबित हुआ, ठीक है। उसके लिए कौन सिद्धांत सटीक साबित हुआ? प्लेट विवर्तनिकी वाला सिद्धांत सटीक साबित हुआ। तो इन्होंने इसको प्रतिपादित करने में कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों के सम्मिलित विचार हैं, जिसमें मैकेंजी हैं, पार्कर हैं और मोर्गन। इन तीनों ने अपने सम्मिलित विचार रखे स्वतंत्र रूप से, और इन तीनों के विचारों को सम्मिलित रूप से समाग्रित इन्होंने मिला दिया, और उन मिलाने के बाद एक सिद्धांत बनाया प्लेट विवर्तनिकी का, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर, और एंड में अपनी राय को सम्मिलित कर देते हैं, तो वही चीज़ें ये थी कि भाई मैकेंजी ने अपनी कुछ थ्योरी निकाली, पार्कर ने अपनी निकाली, मॉर्गन ने अपनी निकाली। अब तीनों लोग जो आपस में बैठे, इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को मिलाकर पूरा एक सिद्धांत बना दिया प्लेट विवर्तनिकी वाला। तो यहाँ पर वही है, पहला पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र, ठीक है, रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित का मतलब तीनों लोगों के विचार थे, समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि विवर्तनिक प्लेट होती क्या है। विवर्तनिक प्लेट का मतलब ये है कि जो ठोस चट्टान है इसका विशाल या अनियमित आकार का खंड, ठीक है, तो उसे प्लेट बोलते हैं। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिख लेना कि एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है, ठीक है। यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इन्होंने ये प्लेटें जो है टूटी कैसे हैं वो बताया इन्होंने टूटने का रीजन ही बताया कि ये प्लेटें जो होती दुर्बलता मंडल, यानी कि मेंटल की सबसे ऊपरी वाली छोर है दुर्बलता मंडल, 400 किलोमीटर तक है, एस्थेनोस्फीयर वाला। तो इस पर एक दृढ़ इकाई के रूप में ये क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। क्षैतिज का मतलब क्या है? आपने 2 चीजें पढ़ी थी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। तो क्षैतिज का मतलब ये है कि भाई मान लो कोई चीज है, मैं यहाँ पे एक इमेज बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये इमेज मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, और एक गोला यहाँ पर ये है, एक गोला यहाँ पर ये है। तो क्षैतिज का मतलब ये हो गया कि भाई ये गोला ऐसे करके आगे बढ़ रहा है और ये ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्षैतिज अवस्था हो गई। तो यहाँ पर वही बात बताई है इन्होंने, इसमें आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट करके, सेकंड का सब पॉइंट, ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब अब तक तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफी बार इसकी व्याख्या कर दी है बार बार, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए आप जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आई होप मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि शायद आगे कुछ लोग भूले ना। वैसे तो आपने कल के ही चैप्टर में ये कंप्लीट किया है कि स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं, परपटी आती है, मेंटल आती है, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसे रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं रिपीट जानबूझ के कर रहा हूँ यहाँ पर। ये थर्ड पॉइंट आपका यही कह रहा है कि स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, और आपको पता होगा इनकी मोटाई महासागरों में 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक है, और वहीं महाद्वीपीय भागों में इनकी मोटाई जो है लगभग 200 किलोमीटर है। ये थर्ड पॉइंट में आप लिख लेना। अब देखिए प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत ये कहता है, यहाँ पर चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना कि भाई यहाँ पर पृथ्वी का स्थल मंडल जो है ये 7 मुख्य प्लेटों से और कुछ यहाँ पर जो है छोटी प्लेटों में ये विभक्त है। यानी आप लिख लेना चौथा पॉइंट कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट, यहाँ पर जो नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं या खाइयां हैं या भ्रंश हैं, वो इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं। यानी आपके नवीन पर्वत, बलित पर्वत मतलब जैसे हिमालय हुआ, खाइयां हुई, भ्रंश हुए, ये इस बात का द्योतक है कि भाई ये नवीन बलित पर्वत जो है, यानी नवीन बलित बोल रहा हूँ, ये प्लेटें जो है आपस में खिसक रही हैं, ठीक है। यानी नवीन बलित पर्वत का मतलब ये हुआ कि 2 प्लेटें आपस में ओवरराइड कर रही हैं, मिल रही हैं।
खाइयों का मतलब ये हुआ कि प्लेटें खिसक रही हैं, भ्रंश बन रहा है इसका मतलब ये प्लेटें खिसक रही हैं, ठीक है। तो ये बताई गई टूट रही हैं, भ्रंश का मतलब क्या है कि प्लेट टूट रही है, उससे भ्रंश बनते हैं प्लेट टूटने से। तो ये इस बात को रेखांक सीमांकित करते हैं, ये बात को बताते हैं। नवीन प्लत पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों की सीमांकित करते हैं, यानी इस बात को बताते हैं कि ये प्लेटें ऐसे से टूट रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप नोट कर ली होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर इसी में सब हेडिंग आप पड़ेगी आपकी प्रमुख प्लेटें। अब देखिए 7 प्रमुख प्लेटें हैं, उन्हें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे पहली प्लेट है आपकी अंटार्कटिक प्लेट। इसमें क्या क्या है, इसी में अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेट, ठीक है, ये इसमें शामिल है अंटार्कटिक प्लेट में। देखिए ये एलटीजी मिलेगा आपको, आप फिर से कंफ्यूज मत होना कि सर ये लिखवा रहे हैं व्याख्या, ये एलटीजी मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। जिनके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है, स्टैंडर्ड बुक मंगा लीजिए आप लोग, महेश बर्डवाल की मंगा लीजिए, या फिर आप जो है इसके अलावा माजिद हुसैन की मंगा लीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड बुक मंगा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं सर आपके लेक्चर लंबे होते हैं, लंबे नहीं होते हैं, आपने बुक देखी नहीं है अभी, और बुक उठा के देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। या कोचिंग के किसी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए, पूरा वक्त बताया हुआ है, पूरा लिखवाया हुआ है। लिखवाने का रीजन यही होता है क्योंकि लंबे समय तक अगर याद रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ये। तो अंटार्कटिक प्लेट में अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से इसको घेरती हुई महासागरीय प्लेट आ जाती है। दूसरी है उत्तर अमेरिकी प्लेट, ठीक है, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन द्वीप समूह, ठीक है, इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, ये लिख लेना आप। अगली प्लेट है यहां पर दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इसमें क्या क्या आता है, पश्चिमी अटलांटिक तट तल समेत उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप इसके पृथक करते हैं दक्षिण अमेरिकी प्लेट को। अगली प्लेट जो है चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। पांचवी प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, ठीक है। छठवीं प्लेट जो है आपकी जो है ये अफ्रीकी प्लेट है। सातवीं प्लेट जो है ये यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है, यूरेशियाई प्लेट है जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है, ठीक है। इसके अलावा छोटी प्लेटें भी हैं आपकी, कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, छोटी प्लेटें बताई गई हैं। छोटी प्लेटें यहाँ पे कौन कौन सी हैं अब बता रहे हैं यहाँ पे छोटी प्लेटों के बारे में, ठीक है। छोटी प्लेटों में आपकी जो है पहली प्लेट है यहाँ पर कोकोस प्लेट। ये प्लेट कहाँ पड़ती है, ये मध्यवर्ती अमेरिका और पैसिफिक महासागर है, इसके बीच है। सेकंड प्लेट है यहाँ पे नजका प्लेट है, ये आपकी दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है नजका प्लेट। ये पूछी गई है, कोकोस भी पूछी गई है और नजका भी पूछी गई है, ये पूछी गई है आपकी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। अगली प्लेट यहाँ पर है थर्ड प्लेट अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट अधिकतर अरब भूभाग का प्रायद्वीप का भूभाग इसमें सम्मिलित है अरेबियन वाले में। फिलीपीन प्लेट, फिलीपीन प्लेट में यहाँ पर एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है ये अरेबियन वाली प्लेट, तो सॉरी फिलीपीन वाली प्लेट। कैरोलिन वाली प्लेट, ये न्यू गिनी के उत्तर में जो फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। अगली प्लेट यहाँ पर है फ्यूजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया और के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आपकी ऊपर तो मुख्य प्लेटें हैं और ये छोटी प्लेटें हैं। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर अपना पार्ट 1 यहाँ पर जो है पूरा हमारा कवर हो गया। हम अब बाद बाकी जो फैक्ट बचे हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं बचे हैं, मुश्किल से 30 से 40 मिनट का वीडियो रह गया है, उसमें वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में कल हम कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आने से ज़्यादा मैं सबसे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए। पसंद अभी तो आ जाएगा, हो सकता है आप अभी पढ़ लें, यानी कि बड़े आसान में आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि ये कंटेंट जो है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा है, यानी प्रीलिम्स मेंस, और खास करके इसमें तमाम जो कंटेंट जो है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी है, यानी कि यहाँ पर जो जियोग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लेना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर लगभग 80% कंटेंट आपका जो है अवधारणा जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको क्लास 11-12 में आपको लगभग 60 से 70 से 80% अवधारणा जो है जियोग्राफी ऑप्शनल वाली वो यहाँ पे कवर हो जाएगी आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। यानी किसी कोचिंग को आपको 30 से 40 हज़ार केवल और केवल आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है अगर आप यहीं पढ़ लेंगे तो। अब रीजन क्या है कि अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे सिंसियरली तो यकीन मानिए आपको वो पैसे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में देने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप मेरे साथ के साथ नोट्स बनाएं और इसके अलावा चीज़ों को जैसे मैं समझा रहा हूँ आई होप आपको माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़ सकें। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।